हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी फिजिक्स 2011 के सॉल्यूशन। और ये पार्ट 11 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 101 से 111 डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द स्टिमुलेटेड एमिशन एंड सेल्फ एमिशन कितना होता है। तो पहले मैं आपको स्टिमुलेटेड एमिशन और सेल्फ एमिशन बता देता हूँ। ये हम लेजर में इस्तेमाल करते हैं और आइंस्टीन के जो कोफिशिएंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, लेजर क्या होता है। लेजर में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि वहां पर स्टिमुलेट किया जाता है तब जाकर के रेडिएशन होता है। एब्जॉर्प्शन में यह होगा कि अगर कोई मान लीजिए इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में है तो ये एनर्जी को यानी कि फोटोन को एब्जॉर्ब करके किसी हायर स्टेट पर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ है, इलेक्ट्रॉन ने एक फोटोन को एब्जॉर्ब किया है। फिर इसके अलावा होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, यानी कि अगर मान लीजिए अनस्टेबल स्टेट पर है तो जो फोटोन होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है हायर स्टेट पर, वो एक फोटोन को रिलीज करते हुए अपना ग्राउंड लेवल पर वापस आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, यानी कि यहाँ पर हमने कोई भी बाहर से फोटोन को इस पर नहीं डाला, वो खुद से नीचे आ गया है। इसके अलावा होता है इंड्यूस्ड एमिशन, जिसको स्टिमुलेटेड एमिशन भी बोलते हैं। इसमें हम जो हायर स्टेट पर इलेक्ट्रॉन है उसको एक फोटोन को देकर के, मतलब फोटोन उसमें यहाँ पर फोटोन से वो एनर्जी लेगा और फिर लोअर स्टेट पर आएगा बाय एमिटिंग टू फोटोन्स, मतलब जो एनर्जी डिफरेंस है उसके इक्विवेलेंट होगी एच न्यू और एक एच न्यू इसकी एनर्जी है, तो 2 एच न्यू यहाँ पर आ जाएगा। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड एमिशन या फिर स्टिमुलेटेड एमिशन। जो कोफिशिएंट होंगे यहाँ पर आइंस्टीन कोफिशिएंट, देखिए एमिशन में जैसे ये स्पॉन्टेनियस एमिशन है, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन में यानी कि जो ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम यूज कर रहे हैं ए, इसको स्टेट मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 1। तो एमिशन में हम A to 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन कहां से हुआ है, डाउन से अपवर्ड की तरफ, यानी कि 1 से 2 की तरफ, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे B12। और एमिशन में अगेन वो 2 से कहां पर आ रहा है 1, और एमिशन हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे B21। ओके, तो ये है आइंस्टीन कोफिशिएंट A और B। अब जो A21 का रेशो होता है B12 से B21 से, वो रहता है 8 पाई एच न्यू की क्यूब अपॉन में C क्यूब, और जो B12 होता है वो इक्वल होता है B21 के, यानी कि एब्जॉर्प्शन और जो इंड्यूस्ड एमिशन है उन दोनों का जो कोफिशिएंट है इट इज इक्वल। प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला में आपने देखा होगा एनर्जी डेंसिटी, इसको ये कंप्लीट फॉर्मूला होता है 8 पाई एच म्यू क्यू क्यूब अपॉन में C की क्यूब इंटू में 1 अपॉन E की पावर एच म्यू KT माइनस 1। अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो ये क्या हो गया, ये रेशो हो गया A21 का B21 से, और यहाँ पर इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो 1 से तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये है B12 अपॉन में B21। इसके अलावा जो प्रोबेबिलिटी होती है स्टिमुलेटेड एमिशन की सेल्फ एमिशन से, वो होती है 1 अपॉन में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ P स्टिमुलेटेड अपॉन में P सेल्फ एमिशन, वो होता है 1 अपॉन में E की पावर H न्यू अपॉन में KT माइनस 1। और यहाँ पर H प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और हमसे यही पूछा था कि स्टिमुलेटेड एमिशन का रेशियो कितना होगा सेल्फ एमिशन से, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी थी, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेजर से ही है, पूछा है कि इनमें से पल्स लेजर कौन सी है। तो अगर हम बात करें रूबी लेजर की, तो ये एक सॉलिड स्टेट लेजर होती है जिसमें 3 लेवल होते हैं, और इसमें ऑप्टिकल पंपिंग का इस्तेमाल करते हैं, और ये पल्स मोड में वर्क करती है। तो यहाँ पर पल्स लेजर पूछा है तो करेक्ट आंसर क्या होगा, रूबी लेजर। और खासियत क्या है रूबी लेजर की, ये सॉलिड स्टेट लेजर होती है, 3 लेवल होते हैं, इसमें ऑप्टिकल पंपिंग करवाई जाती है। और इसको रूबी लेजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसमें रूबी क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं, जो एक्टिव मीडियम होगा वो रहेगा रूबी क्रिस्टल। इसके अलावा जो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है हीलियम नियॉन लेजर की बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट गैस लेजर थी, फर्स्ट गैस लेजर, और इसमें जो हीलियम का नियॉन से रेशो होता है, मैं वो चीजें आपको बता देता हूँ जो पूछी गई है। हीलियम का जो नियॉन से रेशो होता है वो होता है 10⁻1। हीलियम का काम क्या करता है, तो हीलियम एक एनर्जी सप्लायर की तरह काम करती है, वर्क एज एनर्जी सप्लाई, क्योंकि काफी हल्की होती है इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और नियॉन में पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड इन नियॉन, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन किसमें अचीव करवाया जाएगा, नियॉन में। पॉपुलेशन इन्वर्जन बेसिक कंडीशन है एक्शन के लिए, लेजर एक्शन के लिए। पॉपुलेशन इन्वर्जन
इज अचीव्ड। तो जो लेजर बीम होगी वो नियोन की वजह से प्रोड्यूस होगी। लेजिंग गैस क्या होगी इसमें? नियोन। और एक और खासियत है हीलियम नियोन लेजर की, क्या कि ये जैसे रूबी लेजर कितने लेवल थी? 3 लेवल, तो हीलियम नियोन लेजर 4 लेवल लेजर होती है। इसमें 4 लेवल होते हैं और इसको बनाना और कंस्ट्रक्ट करना काफी ज्यादा आसान होता है। और ये कॉन्टिन्यूस, जैसे ये तो पल्स मोड में काम करती है, लेकिन जो हीलियम नियोन लेजर है वो कॉन्टिन्यूस मोड में काम करती है, कॉन्टिन्यूस मोड में। और इसमें कोई भी कूलिंग एपरेटस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। और जो लाइट हीलियम नियोन लेजर में से निकलेगी वो ज्यादा डायरेक्शनल होगी, मोर मोनोक्रोमेटिक होगी और ज्यादा कोहेरेंट होगी एज कंपेरेबल टू रूबी लेजर यानी कि सॉलिड स्टेट लेजर। और इसमें हम इलेक्ट्रिकल पंपिंग का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल पंपिंग, जबकि यहां पर हम किस का इस्तेमाल कर रहे थे? ऑप्टिकल पंपिंग का। क्वेश्चन नंबर 103, द एसेंशियल कंडीशन फॉर फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होगी? देखो, फ्रोनहोफर और फ्रेस्नेल में अंतर यह होता है कि फ्रोनहोफर में जो सोर्स होगी और जो स्क्रीन होगी उनके बीच में लार्ज सेपरेशन होता है, या कह लो कि लार्ज डिस्टेंस होता है, जबकि फ्रेस्नेल में जो सोर्स और स्क्रीन होगी वो पास पास होंगी। तो इसलिए वहां पर फ्रेस्नेल में स्फेरिकल का वेव फ्रंट होता है, जबकि फ्रोनहोफर में क्योंकि लार्ज डिस्टेंस है तो जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा वो रहेगा प्लेन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है। इसके अलावा फ्रेस्नेल और फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म किस पर डिपेंड करती है? तो रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला होता है प्रिज्म के लिए, रिजॉल्विंग पावर, तो इसको हम डिनोट करते हैं वेवलेंथ अपॉन चेंज इन वेवलेंथ डी लैम्डा से। ये होता है बी इंटू में डी म्यू अपॉन में डी लैम्डा। तो जो रिजॉल्विंग पावर है वो कहीं ना कहीं बी यहाँ पर बेस लेंथ, तो जो रिजॉल्विंग पावर है वो डिपेंड करती है लेंथ, बेस लेंथ ऑफ द प्रिज्म पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ओनली द बेस लेंथ ऑफ द प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 105, अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ ग्लास एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। तो मान लेते हैं कि ये ग्लास का सरफेस है और यहाँ से कोई इंसिडेंट लाइट रे आ रही है और क्या है कि रिफ्लेक्टेड बीम इज कम्प्लीटली पोलराइज, यानी कि यहाँ से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट जा रही है वो कम्प्लीटली पोलराइज्ड है। तो ऐसे में पूछा गया है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो यहाँ पर कंसेप्ट हम लगाएंगे ब्रिस्टल लॉ का। ब्रिस्टल लॉ ये कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट आ रही है और उसका जो इंसिडेंस एंगल है अगर वो पोलराइजिंग एंगल के इक्वल होगा, यानी कि आई जो है वो आई पी के इक्वल होगा, देन जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, मैं रिफ्लेक्टेड रे को पहले शो कर देता हूं। लेट यहां से एक रे जा रही है, इसको कंप्लीटली दिखा देते हैं। ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड। तो अगर कोई लाइट इंसिडेंस एंगल उसका पोलराइजिंग एंगल ऑफ द ग्लास के इक्वल है, या जो भी मटेरियल है पोलराइजिंग एंगल के बराबर है इंसिडेंस एंगल, तो ऐसे में रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा और जो रिफ्रैक्टेड इंडेक्स है मटेरियल का इट वुड बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल, यानी कि म्यू इक्वल टू 10 IP। इसको बोलते हैं ब्रिस्टल लॉ। ब्रिस्टल लॉ इसको मैंने अलग से एक्सप्लेन भी किया हुआ है वीडियो में। तो यहाँ पर क्योंकि बोला गया है कि रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज है, तो एक तो ये कंडीशन होती है कि दोनों के बीच में जब पोलराइजेशन हो रहा है यहाँ पर, तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा और रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज होगी। तो ऐसे में जो इंसिडेंस एंगल है वो पोलराइजिंग एंगल के इक्वल होगा और यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे पोलराइजिंग एंगल की, क्योंकि वो इंसिडेंस एंगल के इक्वल है। तो 60 डिग्री, 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 या फिर 1.732। तो क्योंकि ऑप्शन में √3 में दिया हुआ है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी √3। एंड नाइक्वल प्रिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि जो नाइक्वल प्रिज्म है वो किस पर बेस्ड होता है? तो नाइक्वल प्रिज्म में मान लीजिए कोई इंसिडेंट रे है, यहाँ पर बीच में कैल्काइट है जिसको, और ये है यहाँ पर कनाडा बेल्ट होगा। ये कि जब लाइट रे आएगी तो ये दो पार्ट में
डिसइंटीग्रेट हो रही है, एक ऑर्डिनरी रे और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो यहां पर ये काम कर रहा है डबल रिफ्रैक्शन पर, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इन अ डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल ऑप्टिक एक्सिस इज अ डायरेक्शन अलोंग। देखो ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग कोई भी जो प्लेन पोलराइज बीम होगी उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, अ प्लेन पोलराइज बीम डज नॉट सफर एनी डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 108, द ऑप्टिकल रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंथ ऑफ L of 5% solution is 20 degree. Length of 10% of that solution which produce an optical rotation of 35 degree कितना होगा। देखो पहले समझते कंसेप्ट, जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है मैं उसको थीटा मान लेता हूँ, तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है कि कंसेंट्रेशन कितनी है और लेंथ कितनी है। तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, ये दोनों यहाँ पर प्रोपोर्शन का साइन है। अब यहाँ पर मैं यूज करने जा रहा हूँ, ये हो गया अल्फा जो कि एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, अलग अलग बुक में इसके अलग अलग साइन होंगे, इनटू में लेंथ इनटू में कंसेंट्रेशन सी। तो ये अल्फा जो है वो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, तो हर एक मटेरियल के अपना अपना अल्फा होगा। यहाँ पर हम जो मटेरियल है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लेंथ में और हम सिर्फ कंसेंट्रेशन में चेंज कर रहे हैं, उसके हिसाब से एंगल थीटा यानी कि जो ऑप्टिकल रोटेशन है उसमें चेंज हो रहा है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर इतना ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज हो रहा है तो लेंथ में कितना चेंज हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम दो केस करेंगे। केस वन में जो एंगल है वो कितना है 20 डिग्री, तो थीटा कितना है 20, अल्फा को अल्फा ही रहने दीजिए, लेंथ को लेंथ रहने दीजिए और कंसिडरेशन कितनी है 5, तो इसको इस तरह से लिख लीजिए। अब केस टू में जो एंगल ऑप्टिकल रोटेशन है वो 35 डिग्री है, इसी फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अल्फा को अल्फा लिखिए और लेंथ अब एल डैश मान लेते हैं, मुझे फाइंड करनी है एल डैश की वैल्यू। और जो कंसंट्रेशन है पहले जो 5 थी अब कितनी हो गई, वो 10 हो गई है, तो 10। तो ये हमारी दो इक्वेशन होगी, एक फर्स्ट और ये सेकंड। हमें इसी का इस्तेमाल करके हमें फाइंड करना है कि एल डैश कितना हो। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन 1 से। तो इससे फायदा क्या होगा, 35/20 इक्वल टू अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, एल डैश इंटू में 10 अपॉन में अल्फा एल इंटू में 5, तो ये जाएगा 2 से अल्फा कैंसिल, तो 35 अपॉन ये 2 इधर आएगा 20 इंटू 2 इक्वल टू एल डैश अपॉन में एल डैश हमें फाइंड करना है। सो वी कैन राइट दैट एल डैश विल बी इक्वल टू 35 अपॉन में 40 ऑफ एल, या जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.875 ऑफ एल, यानी कि जो नई लेंथ होगी वो आपको कम करनी पड़ेगी जब एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ पर 35 डिग्री हो गया है, क्योंकि आपने कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करी है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। द इक्वेशन ऑफ वेव गिवन बाय y इक्वल टू 10 sin 2 pi t अपॉन में 30 प्लस में अल्फा, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज 5 सेंटीमीटर व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, तो आपको बताना है कि टोटल फेज कितना होगा जब टाइम की वैल्यू 7.5 सेकेंड होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल यूज दिस कंडीशन कि जब डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर है तो उसके हिसाब से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, टाइम की वैल्यू हम पुट करते हैं 0। तो इसी इक्वेशन में y की वैल्यू कितनी होगी, y यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, अल्फा कोई कांस्टेंट होगा एंगल, तो और टोटल जो फेज होगा वो हम इसको कंसिडर करेंगे टोटल फेज, वही तो हमें फाइंड करना है। तो टोटल फेज फाइंड करने के लिए पहले हमें अल्फा तो फाइंड करना होगा, तो मुझे लगता है कि इसका हम इक्वेशन का यूज करेंगे यहाँ पर, तो अल्फा फाइंड कर पाएंगे कैसे, देखते हैं। देखिए y की वैल्यू कितनी 5, 10 साइन, टाइम की वैल्यू कितनी ले रहे हैं 0, तो ये कंप्लीटली 0 होगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा अल्फा, तो ये 5/10 का मतलब 1/2 इक्वल टू साइन अल्फा। अब किस एंगल पर साइन की वैल्यू 1/2 आती है, तो वो आती है जब एंगल यानी कि अल्फा 30 डिग्री हो, या फिर उसको हम पाई, अगर हम उसको रेडियन में लिखें तो वो होता है π/6। तो हमें ये पता चल गया कि अल्फा की वैल्यू कितनी है π/6। अब टोटल फेज कितना होगा, तो टोटल फेज विल बी इक्वल टू वही जो साइन के अंदर हो, मतलब पूरा एंगल, तो वो है 2πt/30 प्लस में अल्फा, तो 2πt की वैल्यू कितनी है 7.5 है अभी, अपॉन में 30 प्लस अल्फा की वैल्यू, देखो मैंने इसको रेडियन में हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पाई है, तो इसका मतलब वो भी रेडियन में रहा होगा पूरा। जब आप इक्वेशन लिखते हैं साइन के अंदर तो वो रेडियन में होता है। अब यहाँ पर प्लस अल्फा है ना, तो अल्फा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ये है π/6। अभी आप ये देखिए ये कितना हो गया, इसका आधा 15, और इसको आप
पॉइंट हटा करके यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। तो 15 की टेबल में 75 कितना बार आएगा, ये आएगा 5 टाइम्स, और 5 into 2 तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2, तो हमें मिल गया पाई अपॉन में 2 प्लस में पाई अपॉन में 6। तो यहाँ पर पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 ऐड कर लेते हैं, एलसीएम आएगा यहाँ पर 6, तो 2 के टेबल में 6 कितनी बार 3 टाइम्स, तो 3 पाई प्लस यहाँ पर आएगा पाई, तो इट विल बी इक्वल टू 4 पाई अपॉन में 6। तो जो टोटल फेज है इसको आप लिख सकते हैं 3, ये 2, तो 2 पाई अपॉन में 3 रेडियन, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 पाई अपॉन में 3 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 110, द सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका एम्पलीट्यूड है ए और टाइम पीरियड है टी, तो बताना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। देखो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए साइन या कोस कुछ भी ले सकते हैं आप, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। अगर आप स्पीड निकालेंगे मतलब वेलोसिटी की इक्वेशन निकालेंगे तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा, सो इट विल बी इक्वल टू ए, डिफरेंशिएशन हम करेंगे साइन का टाइम के रिस्पेक्ट में ओमेगा टी प्लस 5, तो साइन का कितना डिफरेंशिएशन होगा कोस, और इसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे जो अंदर फेज है यानी कि ओमेगा टी प्लस 5 का। तो जब आप ओमेगा टी 5 तो कांस्टेंट है, ओमेगा टी का डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ये होगा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस 5 वी। अब कोस या साइन के जो भी आगे आता है वो होता है उसकी पीक वैल्यू, तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब पीक, तो पीक वैल्यू जो होगी मैक्सिमम वेलोसिटी या पीक वैल्यू वी नोट से भी डिनोट कर सकते हैं, वो रहेगा ए इंटू में ओमेगा, और ओमेगा और टाइम पीरियड में रिलेशन होता है 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन में टी। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी इट विल बी इक्वल टू ए, तो ए रहने दीजिए लेकिन ओमेगा को आप लिख लीजिए 2 पाई अपॉन में टी। तो इसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 पाई इंटू में ए अपॉन में टाइम पीरियड।